नमस्कार दोस्तों, आईएएस आप पर आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो पर हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में। तो यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में 3 स्टेटमेंट है। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। फिर सेकंड स्टेटमेंट है इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट है इट मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए, जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इंट्रोड्यूस किया गया था तब पॉलिटिकल और कॉमर्शियल फंक्शन अलग कर दिया गया था। तो कॉमर्शियल फंक्शन मैनेज करने के लिए गठन किया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करने के लिए गठन किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर फर्स्ट 4 मेंबर था, इसे अब कम करके कर दिया जाता है 3 मेंबर। तो पिट्स इंडिया एक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फर्स्ट टाइम इंडिया को कहा जा रहा था ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था कंपनी के पास, तो अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर शिफ्ट हो जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 यहाँ पर गलत है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। हाँ, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट है इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का स्थापना किया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। थर्ड स्टेटमेंट है इट मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर बताया जा रहा है गवर्नर ऑफ बंगाल का जो टाइटल है ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के तहत। तो ये गलत है। तो ये होगा यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल का जो टाइटल है ये चेंज होकर हो गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर 2 और 3 इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट डिवाइडेड द सेंट्रल सब्जेक्ट इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर लिस्ट। सेकंड स्टेटमेंट है इट मेड ए प्रोविजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ओनली प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। तो एक तरफ कर दिया गया था रिजर्व लिस्ट और एक तरफ कर दिया गया था ट्रांसफर लिस्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट दे दिया गया था गवर्नर के पास और ट्रांसफर सब्जेक्ट दे दिया गया था इंडियन मिनिस्टर के पास। तो बेसिकली डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया गया था। और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, इट मेड ए प्रोविजन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ओनली प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्क द बिगिनिंग ऑफ बाइकैमरलिज्म सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया में फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था कब? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के तहत। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट है लॉर्ड कैनिंग बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट है फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड वारन हेस्टिंग। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और लॉर्ड कैनिंग था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर होगा लॉर्ड कैनिंग। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड वारन हेस्टिंग। तो ये वारन हेस्टिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर पूछा गया है विथ रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है इट एबोलिश द डबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाय पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इंट्रोड्यूस किया गया था तब पॉलिटिकल फंक्शन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास और कॉमर्शियल फंक्शन था कंपनी के पास। तो बेसिकली यहाँ पर ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था तब जो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर जो ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसे अब एबोलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिकम द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन इन इंडिया। तो यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा वाइसरॉय। तो वाइसरॉय था डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन इन इंडिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एम्पावर्ड वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस इन इंडिया। तो
कौन सा एक्ट के तहत वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर दे दिया गया था? तो ये होगा यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और ऑर्डिनेंस का जो वैलिडिटी था ये था 6 मंथ। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।